हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। ठीक है। अब वेक्टर आप लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा, वही वाला वेक्टर है। उसी की जो स्पेसिफिकेशन मैथमेटिकल पोर्शन जो यूज होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें मतलब आज के लेक्चर में तो हम बिल्कुल बेसिक्स, इसकी डेफिनेशंस क्या है, मतलब और चीजें छोटी मोटी, मतलब छोटी छोटी करके ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये चैप्टर बाकी चैप्टर से हटके, ठीक है, तो इसलिए बहुत पेशेंसली और बहुत, चाहे थोड़ा काम करना बेटा दिन में, लेकिन डेली की डेली अपना काम जरूर निपटाना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना। हमें ऐसा नहीं, कुछ जल्दी नहीं कि ये फिनिश करना है वो करना है। आप चाहो तो इसमें 15 दिन निकालेंगे, आप चाहो तो इसमें 10 दिन निकालेंगे। हो सकता रोज आप तो आधे घंटे का लेक्चर देंगे, आप कहोगे तो 1 घंटे का मिलेगा। ठीक है, लेकिन उतना करना जितना आप कर सको। ठीक है, तो वेक्टर्स होता क्या? सबसे पहले वेक्टर की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि वेक्टर है क्या। हमें पता है कि आप लोगों में बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे हाइट, मास, लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि मेरे से अभी आप लोग, जैसे मैं यहां पे हूं, आप लोगों में से कुछ बहरोड बैठे हुए हैं, मेरे से 20 किलोमीटर दूर पे, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अब वो डिस्टेंस कैसा हो गया? अब 20 किलोमीटर में मान लो मैं यहां पे हूं, आप लोग यहां पे, ठीक है, 200 पड़ता है। ठीक है, हम 200 मान के चल पड़ते हैं। चलो, अब 200 किलोमीटर वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इसमें भी 200 किलोमीटर जा सकता है। लेकिन मैंने एक स्पेसिफाई अगर वो दे दिया कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये आप लोगों का फाइनल पॉइंट है, यहां पे पहुंचने, तो एक डायरेक्शन मिल गई इसको, इस डायरेक्शन में जाना भैया, तो 200 किलोमीटर आएगा, तो 200 किलोमीटर चल के आप लोग मिल जाओ। तो ये स्पेसिफिक मैंने आप लोगों को 2 चीज बताई इसमें। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो बता दी इसमें, डायरेक्शन आप लोगों को दे दिया। सेकंड मैंने आप लोगों को मैग्नीट्यूड बता दिया कि मतलब इतना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। मैं बोल दूं कि इस डायरेक्शन में, या फिर मैंने हाथ किया कि इस डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा भैया, 10 मीटर, 50 मीटर, 10 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। ठीक है, तो वो होता है। तो वेक्टर में बेसिकली 2 चीज है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें 3D का यूज करते हैं, 3D मतलब तीनों डायरेक्शंस का यूज करते हैं। अब ये वो कैसे होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जैसे ब्लैक बोर्ड के बाहर की तरफ जो आप लोगों की तरफ आ रही है वो भी जेड एक्सिस। ठीक है, अब क्योंकि इसमें ऐसे तो मैं बार बार लिख नहीं लग सकता, तो इसको अगर 3D पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर आप उसमें जाओगे बीटेक में, तो एक चैप्टर, एक वो पूरा सब्जेक्ट भी आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग का। तो 3D पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दिखाने के लिए इसको इस टाइप से कर दिया, मतलब ये इसका इस टाइप वाला पोर्शन है, इसका मतलब होता है ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये थर्ड पोर्शन होगी जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक वेक्टर के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर यूनिट डायमेंशन उसमें बोलूं तो मैं, ये एक लाइन है, ये यूनिट डायरेक्शन है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में एक चींटी चल रही है, वो 2 डायमेंशन में होगी, मतलब इधर भी ट्रैवल करेगी, इधर ऊपर की तरफ भी ट्रैवल करेगी। ठीक है, एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, बर्ड ने फ्लाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वो 3 डायमेंशनल हो गया, मतलब लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट के साथ भी इंक्रीज कर रहा है। एक 4 डायमेंशन और भी होती है, टाइम, लेकिन वो अपने काम की नहीं है इसमें। ठीक, तो भैया ये हो गया वेक्टर। वेक्टर में 2 चीजें होती है बेसिकली, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। ठीक है, इनके डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। आई होप सो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता है कि डायरेक्शन को बोलते हैं। पहले आता है पोजीशन वेक्टर। हम इसका बार बार इस टर्म का यूज करेंगे कि पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है क्या। ठीक है, हर क्वेश्चन में, हर बार में, हर चीज में हम यही बात करेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या है। अब मैं हूं क्लास में पढ़ा रहा हूं, सपोज करो कि आप फिजिकली बैठे हुए हो। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि कुमार 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, 5 मीटर डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। ठीक है, हिमांशु 10 मीटर डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, इतिशा 20 मीटर डिस्टेंस पे बैठी हुई है, शिवजीत ने भी बैठा हुआ है, सौरव ऐसे बैठा हुआ, अखिल ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये इन सब की क्या होती है, मैंने डायरेक्शन बता दिया, आप लोगों को मैग्नीट्यूड बता दिया, लेकिन ये किसकी रिस्पेक्ट में है? आप लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? मैं हूं। ठीक है, एक टीचर है, मतलब जो उस टाइम पे खड़ा हुआ, तो वो हो गया आप लोगों का पोजीशन वेक्टर, मतलब मेरी रिस्पेक्ट में आप लोगों की पोजीशंस क्या होंगी। ये मान लो कि किसी स्पेसिफिक एक पर्सन की लोकेशन है, और ये वो टीचर है, ओरिजिन पी। तो ये वेक्टर ओपी जो है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है। ओपी को आप क्या बोल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी भी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी।
ठीक है। अगर यहां पे Q है तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q हो गया, मतलब PQ, ठीक है। OQ का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ओरिजिन की रिस्पेक्ट में आप लोगों ने जो जिस पॉइंट को लिया है वो आप लोगों का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब जैसे OP को वेक्टर A से भी शो कर सकते हैं, OQ को वेक्टर B से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए, ठीक। अब जैसे मैंने PQ वेक्टर निकाला, मैंने वेक्टर PQ, इसका मतलब क्या है, वेक्टर PQ का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है ना। जो कुछ भी चलेगा वो चलेगा ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसलिए देखना हमेशा पहले पीछे वाला लिखा जाता है फिर आगे वाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस Q। जैसे AB लिखा है तो इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर A, ठीक है। तो इसलिए लिखा जाता है इसको पोजीशन वेक्टर वेक्टर B, मतलब ऐसे लिख लेना इसको, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट इसमें जो टर्म है वो होती है डायरेक्शन कोसाइन। अब भैया ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है कि एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली जितने डिग्री का एंगल्स बनाता है वो उसके कोसाइंस हो गए। जैसे अगर 2 डायमेंशंस की बात करूं मैं, ये लाइन ऐसे कट कर रही है, इसने यहां पे तो बना लिया थीटा और इसके साथ बना लिया अल्फा, गामा लिख दिया तो मैंने, चलो अल्फा बना लिया, कुछ भी बना लिया, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अब ऐसे ही 3 डायमेंशंस होंगी, ठीक है। तो 3 डायमेंशंस में भैया ये वाली जो पोर्शन है 3D में लाइन होगी तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि अगर इसको यूनिक रिप्रेजेंटेशन के लिए इसने बनाया एंगल इसके साथ गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा, अब इसके एंगल्स को उन्होंने स्पेसिफाई करके इसलिए मैं नाम दे देता हूं अल्फा बीटा और गामा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अल्फा बीटा और गामा जो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, इस फिगर में कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लेना अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा, मतलब ये कैसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये अल्फा बीटा और गामा जो 3 टाइप्स के एंगल्स हो गए, ये होंगे इनके डायरेक्शन, मतलब कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा एंड कोस ऑफ गामा। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, कैसे द डीसीज, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। वेक्टर ये भी लिख देता हूं या कुछ भी लिख लो, ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। एक स्पेसिफिक और इसमें खासियत होती है, इसकी खासियत क्या होती है भैया कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। मतलब इनको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी लिखते हैं, इनको कोस अल्फा को एल एम एन ऐसे भी नाम दे सकते हैं, दिया भी हुआ है, ठीक है। कोस अल्फा को एल बोलते हैं, कोस बीटा को एम बोलते हैं, कोस गामा को एन बोलते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया, ठीक है। अब मान लो कि आप लोगों को निकालना है एक्स एक्सिस के लोग कितने डिग्री का एंगल बनाया है, एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है, ऐसे हो। और मान लिया अल्फा बनाया, इससे परपेंडिकुलर था, तो ये कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 z1, x1 0 0, ठीक है। अब कोस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। तो भैया कोस अल्फा की वैल्यू जो आप लोगों के पास निकल के आएगी वो आएगी x1 अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब इसने यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसके पैरेलल एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी, तो x1 अपॉन रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इसको बेसिकली इन्होंने प्रूफ, एज ए प्रूफ मैं बताता हूं क्या किया कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली जो यहां पे पास हो रही है, ठीक है, जो इसके पैरेलल पॉइंट ले लिया ऐसे,
तो ये वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए अल्फा बीटा गामा। तो मतलब ये आएगा कुल मिला के कि x1 अपॉन x1 इज इक्वल कोस अल्फा इज इक्वल टू x1 अपॉन रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर कोस बीटा, मतलब अगर y एक्सिस के लॉन्ग एंगल निकालना तो y1 अपॉन रूट ऑफ और इसको मतलब ये रूट ऑफ, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, मोड ऑफ आर से। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो कोस अल्फा को ऐसे हो जाएगा x1 अपॉन मोड ऑफ आर कोस बीटा y1 अपॉन मोड ऑफ आर, ठीक है। कोस गामा z1 अपॉन मोड ऑफ आर। मोड ऑफ आर मतलब मोड ऑफ z बोल दो या मोड ऑफ आर बोल दो, एक ही बात हो वेक्टर को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को साइंस से बेसिक लेंगे। अब इनका आगे यूज पढ़ेंगे अपन, जो भी हम टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं इसके टर्म्स वाली, तो फिर जो भी इनके यूज वगैरह होंगे आगे देखते हैं, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स में सेट की तरह वाला चैप्टर चलेगा, जैसे सेट में चलता है ना, आज वैसा ही पोर्शन चलेगा, ठीक है। तो पहली टर्म्स इसमें यूज करते हैं। पहली टर्म्स होती है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, किसको बोलते हैं, ठीक है। जीरो वेक्टर उन वेक्टर्स को बोलते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट्स और टर्मिनेटेड पॉइंट, टर्मिनेटेड पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट्स बोल सकते हैं, या कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इस टाइप से, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इस टाइप से लगा सकते हो, ठीक है। अगर किसी वेक्टर में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम हो, मतलब वेक्टर ए तो उसको बोलते हैं नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। जैसे ओरिजिन की रिस्पेक्ट में ओरिजिन क्या हो गया, नल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो जीरो वेक्टर, और वी कैन से दैट दोज वेक्टर्स हु हैव जीरो मैग्नीट्यूड, दोज वेक्टर्स हु हैव जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, मतलब ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, दोज वेक्टर्स विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, दोज वेक्टर्स which have unit magnitude is called unit vector। मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, जैसे अगर वेक्टर ए बी है और इसके मैग्नीट्यूड को अपने को रिप्रेजेंट करना है तो मोड ऑफ वेक्टर ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ मोड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 1 देन वी कैन से दैट दिस वेक्टर इज एन यूनिट वेक्टर। क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि यूनिट वेक्टर इज सच टाइप ऑफ दिस, तो इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, यूनिट वेक्टर 1 मान लेना है। अब मान लो कि कोई ऐसे है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जनरलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, हमने ए बी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अगर मोड ऑफ वेक्टर ए बी अपने को 1 दिया है, इसका मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमेशा क्या दिया हुआ अपने को, 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये बात अपने को इसमें वो करके चलनी है, स्टार्टिंग में एज्यूम करके मान के चलनी है, या फिर होता भी ऐसे ही एज्यूम, तो क्या करना है इसमें, ठीक है। कोइनिशियल वेक्टर्स, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कोइनिशियल वेक्टर्स। Co-initial vector are those vectors whose initial points are same। दो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ऐसे ओ ए ओ बी, वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी, दीज आर को-इनिशियल। को मतलब एक, इनिशियल मतलब साथ, मतलब जो वेक्टर्स एक साथ हो उनको क्या बोलते हैं, को-इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है अपने पास, इक्वल वेक्टर। दोज वेक्टर्स
which have same magnitude as well as same direction. Those vectors which have same magnitude as well as same direction, मतलब अगर ये वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए बी, ठीक है, और वेक्टर सी डी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी यही है दोनों की और मैग्नीट्यूड भी दोनों का 5 है, ठीक है, देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, नहीं ऐसा, ठीक है, दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। वेक्टर की टर्म्स में इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन चेंज हो गई। वैसे हम इक्वल क्या पढ़ते हैं, दोनों चीजें सेम हो, बिल्कुल एक जैसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हो, लेकिन इक्वल वेक्टर में भैया ये ऐसे है और ये भी ऐसे है, ये अगर यहाँ दिल्ली जा रहा है और ये भी दिल्ली जा रहा है तो इसका मतलब दो आर इक्वल वेक्टर्स, दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होगी, किसी के रेफरेंस के, अगर मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है भी, दूसरा वेक्टर इसके ऐसे है, मतलब अगर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट opposite in direction, then that vector is called negative of given vector, मतलब जो भी है, जैसे नेगेटिव ऑफ ए बी हो गया इस टाइप से, ठीक है, ये बात है इसमें। अब नेक्स्ट आता है फ्री वेक्टर्स, ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या आती है, फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, फ्री वेक्टर्स आर फ्री, मतलब फ्री घूम रहे, अब जैसे तुम लोग क्लास में रेंडमली घूम रहे हो, ठीक है, तो भैया तुम लोग क्या हो गए, फ्री हो गए, मतलब तुम लोगों को पता ही नहीं कि मतलब कहां से आ रहे हो, क्या जा रहे हो, ठीक है, इस टाइप्स के, तो मतलब फ्री वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड, और वी कैन से दैट हुज इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट नोन, ठीक है, जिनके इनिशियल पॉइंट्स पता नहीं है, दोज वेक्टर्स whose initial points are not specified, इसलिए इनिशियल पॉइंट्स नहीं पता उनको, वो कहते हैं फ्री वेक्टर, जो मतलब फ्री रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है लोकलाइज्ड वेक्टर, उसके बाद डेफिनेशन क्या आती है, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, या फिर वी कैन से दैट ए वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बट थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट्स इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब अगर ये वेक्टर है, इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ किया गया है, लेकिन इनिशियल पॉइंट्स हमें पता है कि इस इनिशियल पॉइंट के साथ स्टार्ट किया गया है, ठीक है, तो ये वेक्टर क्या हो गए, localized vectors हो गए, ठीक है, these vectors are called localized, so we can say that a vector drawn parallel to a given vector, but ये definitions लिखते रहना साथ के साथ में भैया, ये definition मैं होमवर्क में चेक करूंगा आज। A vector drawn parallel to a given vector but throws a specified point as initial point is called localized vectors, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट अपने पास पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स whose yet two or more than two vectors are said to be parallel if their directions are same। ये और ये वेक्टर ये आपस में पैरेलल है, ये वाले ये भी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, दोज वेक्टर्स whose angle between them is either 0 or 180 डिग्री।
पैरेलल एंटी पैरेलल, अब एक ही बात है, इसमें दो चीज टर्म्स आती हैं, लाइक अनलाइक। लाइक ये दोनों तो लाइक हो गए, मतलब इसको नाम देते 1 और 2 और 3। 1 and 2 आर लाइक, while 1 and 3 और 2 and 3 आर अनलाइक। ठीक है, जो अगर सेम डायरेक्शन है तो लाइक हो जाएगा, पैरेलल तो है उसके अंदर स्पेसिफाई कैटेगरी। ठीक है, और अगर आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे तो अनलाइक वेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन अपने को क्या कह रही है, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स को बोलते हैं डिपेंडेंट वेक्टर बोलते हैं। Two vectors are said to be collinear if magnitude of one vector is multiple of another vector. For example, if two vectors A and vector B are said to be collinear, then vector A is written as lambda times to vector B. मतलब ये इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, बेसिकली कोलिनियर हो गया, डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो सेम हो गई और मैग्नीट्यूड इससे, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 होगा। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, अगर एक ये है तो ये ऐसे भी हो सकता है, मान लो वेक्टर ये है, यहां तक खत्म हो रहा है, वेक्टर भी पूरा जा रहा है ओ की रिस्पेक्ट में मान लो। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग, लेकिन डायरेक्शन सेम। ठीक है, तो ये बात होती है। कोलिनियर वेक्टर्स को थोड़ा ध्यान से समझना। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स और वी कैन से दैट डिपेंडेंट वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन and one vector is and having just different magnitude, or we can say that we can write that two vectors in this form. ठीक है, तो ये होगा आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स। और जिनको इनकी फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हो गए नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर वेक्टर। जो इनकी फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। अब एक टर्म आती है कोप्लेनर। ये टर्म्स आप लोगों ने शायद पहली बार सुने हो, सकता है फिजिक्स में सुने हो। कोप्लेनर वेक्टर्स किसको बोलते हैं, कोप्लेनर्स। कोप्लेन का मतलब, को का मतलब एक, प्लेन का मतलब प्लेन, जो एक प्लेन को शेयर कर रहे हो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कम से कम 3 वेक्टर चाहिए, जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड पे तो कम से कम दो तो कर ही सकते हैं ड्रॉ। अब तीसरा वेक्टर कोप्लेनर कब होगा, जब वो इसी ब्लैक बोर्ड, ये देखो ब्लैक बोर्ड एक प्लेन हो गया, अगर इसी ब्लैक बोर्ड में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया मतलब ऐसे, तो ये तीनों कोप्लेनर हो जाएंगे। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया थर्ड वेक्टर को, जैसे जो ये बोर्ड, सॉरी हाँ ये मार्कर है आउट ऑफ द बोर्ड है, तो ये तीनों है, इसका तो प्लेन ये हो गया ये बोर्ड। ठीक है, लेकिन इसका कोई वो नहीं, ये तीनों के साथ कोप्लेनर नहीं। ठीक है, तो 3 or 3 more than 3 vectors are said to be coplanar if they lie on the same plane. If they lie on the same plane. इसकी डेफिनेशन हम आगे इसकी जो प्रूफ है वो करेंगे जब इसको स्केलर और ट्रिपल प्रोडक्ट में करेंगे, तो इसमें तब आ जाएगा कि वेक्टर को देख के कैलकुलेशन करके कैसे पहचाना जाए। अभी सिर्फ टर्म्स यूज करनी है अपने को कि ये होगा। अब एक नेक्स्ट टर्म है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये आप लोगों ने भैया बहुत अच्छे से किया होगा फिजिक्स में, जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स के 2 रूल्स हैं। एक है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल ये लॉ ये कह रहा है कि अगर एक ऐसे वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ऐसे, मतलब जहां पे ये एंड हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स आर इनिशिएट फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर and termination of other vector. वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। इस बात का स्पेसिफिक ध्यान रखो। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम कह रहा है कि अगर दोनों वेक्टर कोइनिशियल है, दोनों वेक्टर्स कोइनिशियल मतलब एक साथ स्टार्ट हुए हैं, ए बी सी, ये हो गया ना कोइनिशियल। यहां पे तो जहां पे खत्म हो रहा है वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, पैरेललोग्राम का एक डायगोनल रहेगा। ठीक है, ये होगा। अभी इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो इनका जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा एडी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी।
इसके लिए एक चीज और भी है कि इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ करो इधर ऐसे, इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया इसके प्रूफ के लिए, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो ये हो जाएगा ना बीडी, और बीडी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, क्योंकि वो इक्वल वेक्टर वाली डेफिनेशन देख लो वहां से, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है पैरेलल किया एंड सेम मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब वो रिजल्ट है, इसलिए इक्वल वेक्टर्स वहां पे ध्यान में आएंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर मान लो कि स्पेसिफिक कोई वेक्टर L1 है, वो शो कर दिया x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप से, और वेक्टर L2 है वो x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, और इनको ऐड करना है वेक्टर L1 प्लस वेक्टर L2, तो भैया x का कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट के साथ ऐड होगा, y का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट के साथ ऐड होगा, और z का कोऑर्डिनेट z के कोऑर्डिनेट के साथ ऐड होगा। और ये k i कैप ये क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर के सिंबल्स हैं। i कैप का मतलब वेक्टर अलोंग x एक्सिस हैविंग वन मैग्नीट्यूड, ठीक है। j कैप का मतलब वेक्टर अलोंग y एक्सिस एंड हैविंग वन मैग्नीट्यूड, k कैप का मतलब वेक्टर अलोंग z एक्सिस एंड हैविंग वन मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप से अगर मान लो कि सब्ट्रैक्ट होना है तो फिर सब्ट्रैक्ट का सिंबल आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। मैंने लिख दिया वेक्टर L1 इज इक्वल टू x1i1 प्लस y1j कैप प्लस z2k कैप z1k कैप। लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर L1, लैम्डा एक मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, सॉरी लैम्डा इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को आप अच्छे जानते हैं क्या होती है, तो लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा x1i कैप प्लस लैम्डा y1j कैप प्लस लैम्डा z1k कैप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इस टाइप के टर्म है भी ऐड करना हो, ऐड सेपरेट जो भी होगा रिस्पेक्टिव उसमें होगा। अब मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस तो अपना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो मेन सिलेबस में ही तब करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, अगर मान लो किसी वेक्टर में वेक्टर ए में मैं नल वेक्टर को ऐड करता हूं, नल वेक्टर में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो कुछ भी तो वेक्टर ए ही रहेगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी वही रहेगा। लेकिन अगर किसी को नल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जीरो बन जाता है, ठीक है। डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि जीरो का कांट बी इन डिनोमिनेटर, ये अपना बेसिक रूल है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं इसके, क्वेश्चन ले लेते हैं। If vector a plus vector b bisects the angle between vector a and b, देखो ना भाई पहला ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्या कह रहा है, if vector a plus vector b bisects angle between vector a and vector b, mod of vector a is equals to mod of vector b। देखना भैया ये वेक्टर a था, ये वेक्टर b था, बोला ना बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो ये वेक्टर ए प्लस बी इनका रिजल्टेंट था और इनको बाइसेक्ट करा, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। अब पैरेललोग्राम, ये तो पैरेललोग्राम लोग वेक्टर एडिशन हो गया ना, हमने इसके पैरेललोग्राम बना दिया ऐसे करके, इसके पैरेलल ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम में यदि डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, पैरेललोग्राम में डायगोनल यदि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो रोम्बस होता है, क्या होता है वो रोम्बस होता है, और रोम्बस की चारों साइड्स क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो वी कैन से दैट वेक्टर ए का मोड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मोड। ये बात क्या है, बात सुना भैया। पैरेललोग्राम में यदि एंगल बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्टर बोल दिया ना कि, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम रोम्बस हो गया, रोम्बस की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसका मतलब मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ये बात थी इस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, बोले चीजें हैं छोटी छोटी समझने लायक। वेक्टर AO प्लस वेक्टर OB, वेक्टर BO प्लस वेक्टर OC, प्रूव दैट B is midpoint of AC, ठीक है। प्रूव दैट B is the midpoint of vector AC। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ O, मतलब मैं से लिखता हूं समझाने के लिए, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर A
प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ओ इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ओ। तो पीवी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ कॉमन निकाल के वेक्टर बी माइनस ए, तो मतलब ए बी, और यहां पे तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर सी माइनस सी, तो वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी आ गया। इसका मतलब मोड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आल्सो मोड ऑफ वेक्टर बी सी, है ना भैया। अगर वेक्टर दो वेक्टर ही सेम है तो इसका मतलब उनके बीच के मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। एंड बी इज द मिड पॉइंट, सो बी इज द सेम वेक्टर, मतलब ए बी और बी सी एक ही डायरेक्शन में, यहां से पता चलता है डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो वी कैन से दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ A and C, we can say the vector AC। ठीक, एक क्वेश्चन है अभी पेंटागन का, उसका वो देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने फिजिक्स में किए होंगे ना बहुत सारे। ए बी सी डी ई, वेक्टर ए बी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बी ए ई बी सी, मतलब रिजल्टेंट ऑफ मतलब समी बोला है ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस वेक्टर डी सी प्लस ई डी प्लस वेक्टर ए सी। देखो ए बी प्लस बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए सी लिख सकता हूं। वैसे ये ऐसे ही ऐसे, वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी, लेकिन क्या किया, वेक्टर अपने क्या लेना, वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इसकी वैल्यू होगी वेक्टर सीई के इक्वल। सी डी प्लस डी वेक्टर सी के इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन सी डी नहीं दे रखा, डी सी दे रखा, मतलब माइनस साइन ऑफ वेक्टर डी सी, प्लस डी नहीं दे रखा, ई डी दे रखा, मतलब माइनस साइन, फिर माइनस बाहर निकालो, प्लस वेक्टर ई डी इक्वल टू वेक्टर सी नहीं दे रखा। अच्छा ये माइनस सी, ये वेक्टर सी हो गया, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर ई डी इक्वल टू वेक्टर ऑफ ई सी, माइनस को उधर मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा ना, माइनस का डिफरेंस आ जाएगा इसमें, ठीक है। ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी होता है ना भैया, इस बात का ध्यान रखना। वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कॉमन निकाल के करोगे तो वो आ जाएगा, देख लेना एक बार, ठीक है। ये वेक्टर इसी हो गया। अब वेक्टर इसी प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, वेक्टर इसी ए बी है, मैं वही दे रहा हूं, वेक्टर ईसी प्लस वेक्टर ई ए, वेक्टर ईसी प्लस वेक्टर ई ए वापिस से क्या बन जाएगा, वेक्टर सी ए के इक्वल आ जाएगा, ईसी सॉरी ईसी प्लस ई ए, हाँ तो ईसी प्लस ए ई किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर एसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ईसी प्लस वेक्टर ए मतलब वेक्टर एसी के इक्वल आ जाएगा, कुल मिला के ये बात है। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक। अब ये वेक्टर एसी मतलब इन तीनों को ऐड करोगे तो अपने पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर एसी, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने से अपने पास आ जाएगा वेक्टर 3 टाइम्स ऑफ एसी। एक मिनट, ये यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है क्या, हाँ ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर एसी आ जाएगा। इसको कर लेना, अगर इसमें कुछ डाउट हो मेरे को बताना। नेक्स्ट, a unit vector of modulus 2, a unit vector of modulus 2 मतलब एक यूनिट वेक्टर जिसका मॉडुलस
तो कुछ क्वेश्चन में गलती ली है, यूनिट वेक्टर हो गया तो मॉडुलस 2 कैसे हो जाएगा? चलो इसको मैं फिर बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन बीच में उसमें फोन में देखना पड़ेगा। इफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एंड वाई, प्रोजेक्शन ऑफ, बात सुना भैया, क्वेश्चन से सीखेंगे हम लोग। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर 2, 1 एंड 2 यूनिट्स। समझ रहे हो? मतलब एक्स वाई और जेड की वो दे दिया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल एट विच वेक्टर ए इज इंक्लाइंड टू जेड एक्सिस। एंगल at which vector A is inclined to z axis। वेक्टर A को क्या लिख सकते हैं? 2y कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये इसके जो वो है ना प्रोजेक्शन, उनको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसने, मतलब कोस गामा इज इक्वल टू z अपॉन रूट ऑफ 4 4 8 1 2/3, तो गामा की वैल्यू होगी cos इनवर्स ऑफ 2/3। सिंपल सी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आराम से देखना शांति के साथ, क्योंकि रिपीट करूंगा, इससे अच्छा वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फाइंड ए वेक्टर of magnitude 9 along vector A, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, मतलब एक वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में है और हैविंग मैग्नीट्यूड 9, मतलब इस वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन चाहिए ए कैप। ए कैप कैसे निकलता है? वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। ये बात पता होनी चाहिए और पता होगी भी आप लोगों को। यूनिट वेक्टर मतलब सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बना है, वो वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर दैट इज या 1/3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब एक वेक्टर चाहिए जो इसके 9 मैग्नीट्यूड को, तो इसका मतलब अगर ये वेक्टर a है तो ये वेक्टर b मान लेता हूं मैं इसको, तो वेक्टर b इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर a। मतलब अगर ये अपने पास डिजायर्ड वेक्टर है a कैप, सॉरी, ठीक है, तो वेक्टर b लैम्डा कितना हो गया? 9 a कैप i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3 तो हो जाएगा ना 3 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर A इज 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। वेक्टर B माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। डिटरमाइन वेक्टर C अलोंग इंटरनल बाइसेक्टर। डिटरमाइन वेक्टर C अलोंग इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B such that वेक्टर C का मोड इक्वल टू 5√6। वेक्टर C का मोड है वो 5√6 हो गया। मतलब डिटरमाइन वेक्टर C अलोंग इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B such that वेक्टर C का मोड इज इक्वल टू 5√6। तो वेक्टर C को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया ना भैया। ठीक है, अब जैसे वेक्टर A ये यहां पे हो गया, वेक्टर B ये हो गया मान लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर C इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये लिख सकते हैं इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, तो वेक्टर C इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर C। तो वेक्टर C निकाल लेते हैं, क्या होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस B दैट इज 5i कैप माइनस 5j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, उसने बोल दिया कि मोड ऑफ वेक्टर C इज इक्वल टू 5√6। मोड ऑफ वेक्टर C इज इक्वल टू 5√6, तो क्या जाएगा? 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा।
25 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो 25 25 50 और 4 54, रूट ऑफ 54 लेमडा स्क्वायर मतलब रूट 54 लेमडा इज इक्वल टू 5 रूट 6, नोच का 54 तो 3 रूट 6 लेमडा इज इक्वल टू 5 रूट 6, ये कैंसिल हो गया, लेमडा की वैल्यू आ गई 5/3। तो वेक्टर सी आ गया, 5/3 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये एक स्पेसिफिक टाइप है, ये आपको देखनी है, ठीक है। एक इसी में अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ जो यूनिट वेक्टर सी बताना है क्या होगा, मतलब सी कैप बताना है, यूनिट वेक्टर सी। इफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाइसेक्स